हम देख रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का बुक है। यह सोशल साइंस का बुक है जिसमें हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। यह फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया था जिसमें मुग़लों के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है। अब ये अध्याय 2 है जो सिर्फ मराठा पे केंद्रित है। मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मुग़लों को उन्होंने कैसे परेशान किया और कैसे अपना एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया। रामचंद्र पंत अमात्य थे एक जो कहते हैं कि व्यापारियों में टोपीधारी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी तथा डेनमार्क, ये 5 तरह के लोग भी व्यापार करते हैं, परंतु ये अन्य व्यापारियों के समान नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान इस देश में प्रवेश करने, अपना क्षेत्र विस्तृत करने और अपने धर्म का प्रचार करने में ही प्रवृत्त है। वे स्वभाव से हट्टी हैं तथा नौसेना और बारूद ही इनका मुख्य हथियार है। इनके आवागमन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और इन्हें सुदृढ़ भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये रामचंद्र पंत अमात्य हैं जिनका पहले से ही ये मत है कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी तथा डेनमार्क के लोगों को व्यापारी नहीं है, ये अपना देश में प्रवेश करना चाहते हैं और इनका हथियार नौसेना और बारूद है। इन्हें सुदृढ़ भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये देखिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ दुर्ग के महल का भव्य प्रवेश द्वार है जहाँ वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य का औपचारिक आरंभ हुआ। तो 1674 से आप मान सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद उदय हुआ। मराठा कौन थे, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। मराठा कौन थे? वे ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व भारतवर्ष की सबसे बड़ी अखिल भारतीय शक्ति कैसे बने, उनके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जिसमें अष्टप्रधान बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ और 1646 में शिवाजी के शासन का आरंभ हुआ। 1657 में मराठा नौसेना की स्थापना हुई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नौसेना पे इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, जितना मुग़लों ने भी नहीं ध्यान दिया था। 1666 में आगरा में कारावास और वहाँ से मुक्ति, इनको कारावास किया गया मुग़लों द्वारा और वहाँ से कैसे मुक्त हुए ये भी यहाँ पे बताया गया। 1674 में रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक, कहाँ पे? रायगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ से क्या होता है, मराठा साम्राज्य का उदय होता है 1674 में। 1677 में दक्षिण का विजय किए और 1680 में ही शिवाजी का निधन हो गया और वो हुआ ज्वर के कारण, मतलब उनका बुखार के कारण उनका निधन हुआ। 1682 से लेकर 1707 तक मुग़ल मराठा युद्ध होते रहा। इनके चिर प्रतिद्वंदी मुग़ल ही रहे। मराठा के प्रतिद्वंदी कौन थे? मुग़ल थे। साहित्यिक इतिहास किसे कहते हैं? भाषा विशेष में गद्य या पद में लेखन का ऐतिहासिक विकास क्या कहलाता है? गद्य या पद दोनों में से किसी एक में भी या दोनों में लेखन का जो ऐतिहासिक विकास होता है उसे साहित्यिक इतिहास कहते हैं। मराठा कौन थे? मराठा दक्खन पठार, विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासियों का एक समूह है। ये क्या थे? पहले एक समूह थे। वे मराठी भाषा बोलते हैं और इस भाषा का 12वीं शताब्दी से एक सतत प्रवाहमान और समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है। 12वीं शताब्दी से मतलब 1101 से लेके शुरू हो गया था। इनका समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मराठा शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से परिवर्तित किया। ये संत रामदास जी का चित्र दिया गया है और ये संत तुकाराम पर आधारित डाक टिकट पे उनका चित्र दिखाया गया है। और डाक टिकट ये क्या था?
400 पैसा मतलब 4 रुपया का था। किनका? संत तुकाराम जी का। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर यादव वंश का 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर यादव वंश का आधिपत्य था। तब इनकी राजधानी देवगिरी जो दौलताबाद, यहीं पे क्या था, यहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक अपना दिल्ली से अपना राजधानी शिफ्ट किया था, जो बाद में काफ़ी कष्टदायक साबित हुआ और फिर से दौलताबाद से दिल्ली की तरफ कूच किया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादव वंश को परास्त कर दिया। तो 14वीं शताब्दी तक आते आते इनका शासनकाल खत्म हो गया। 100 वर्षों का शासनकाल रहा। ये दिखा रहा है 1754 पे दिल्ली पे मराठा का नियंत्रण का आरंभ। 1754 से शुरू हुआ और 1857 तक जाते जाते पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और 1761 में पानीपत में मराठों की जो हार हुई, यह इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। फिर 1775 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई। फिर 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की शक्ति का पतन हो गया। तो इस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध चलते रहा। ऐसे राजनीतिक परिवर्तनों के मध्य सांस्कृतिक परंपराएं निरंतर प्रवाहमान रही। विशेष रूप से वे परंपराएं जो भक्ति, ईश्वर या किसी विशिष्ट देवता के प्रति समर्पण से संबंधित थे। 7वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संतों और साधकों ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए बाह्य अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व प्रदान किया। मतलब जो अनुष्ठान होते थे पहले आर्य समाज में, उसके जगह पे भक्ति ने जगह ले लिया। और यह क्या है, किसी विशिष्ट देवता के प्रति समर्पण भाव है। जैसे आप मीराबाई जी को देखेंगे तो उन्होंने इसी बीच में, मतलब उनका भी भक्ति आता है और वो कृष्ण के प्रति समर्पित थे। समाज के विविध वर्गों से आने वाले इन संतों ने लोक भाषाओं में इम्पोर्टेंट क्या है, लोक भाषाओं में भक्ति गीतों और काव्यों की रचना की, जिससे उनके विचार दूर दूर तक पहुँचे। पहले क्या थे, पहले संस्कृत में काव्य होते थे, फिर धीरे धीरे लोक भाषा भी प्रचलित हुआ, प्राकृत प्रचलित हुआ, लिपि में ब्राह्मी लिपि था, फिर बाद में देवनागरी लिपि प्रचलित हुआ। क्या आपने कभी भक्ति शब्द सुना है? आपके लिए इसका क्या अर्थ है? भारत के किसी भी भक्ति संत का चयन कर उनके जीवन, उपदेशों और संदेशों का अध्ययन कीजिए। आप उनकी कोई कविता या भजन ढूंढकर उसे अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। तो ये आपके लिए काम दिया गया कि भक्ति शब्द अगर सुना है तो इसका क्या अर्थ है। तो भक्ति का अर्थ ऊपर दिया गया कि यह किसी विशिष्ट देवता के प्रति समर्पण है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, तुकाराम और रामदास जी का नाम ऊपर दिया गया है। आदि अनेक संत इस कालखंड में लोकप्रिय हुए। उन्होंने उपनिषदों और भगवत गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का मराठी में अनुवाद कर, मतलब लोक भाषा में अनुवाद कर, इनमें निहित दार्शनिक ज्ञान को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। कुछ संतों ने सिख गुरुओं की भांति सामाजिक संगठन और राजनीतिक चेतना के संवर्धन पर विशेष बल दिया। जिस प्रकार से हमने पहला अध्याय में पढ़ा कि सिखों का जो उदय हुआ, उसमें उन्होंने किस प्रकार से पहले सिर्फ गुरु आए, लेकिन बाद में खालसा पंथ का भी गठन हुआ, जो क्या था, एक सैन्य बल था। परिणाम स्वरूप समाज को एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार प्राप्त हुआ। आगे चलकर मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने में सहायता की। तो शुरू में क्या था कि ये लोग सिर्फ सामाजिक संगठन थे, बाद में राजनीतिक चेतना का संवर्धन हुआ और ये एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। 17वीं शताब्दी तक कुछ मराठा सरदारों ने स्वराज की स्थापना करने के आरंभिक प्रयत्न किए। इस समय स्वराज का अर्थ था स्वतंत्र राज्य। वे तभी सफल हुए जब शिवाजी सत्ता में आए। उन्होंने मराठों को एकत्रित कर संगठित किया, परंतु शिवाजी कौन थे? कब? 17वीं शताब्दी तक। तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं
कि महाराष्ट्र के रायगढ़ दुर्ग में 1674 के आसपास जब छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक होता है तो मराठों का उदय होता है। मराठा शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय। 1630 में शिवाजी का जन्म भोसले कुल में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ। उस समय शाहजी दक्कन की सल्तनतों की सेवा में संलग्न थे, प्राय अपने परिवार से दूर रहते थे। इस बीच उनकी जागीर जो पुणे में थी, शिवाजी का लालन पालन जीजाबाई और कुछ विश्वस्त अधिकारियों की देखरेख में हुआ, जहां उन्हें उत्तम संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उसी काल में दक्कन के सुल्तानों के मध्य होने वाले निरंतर पारस्परिक संघर्षों से पुणे गंभीर रूप से प्रभावित था। तो यहाँ पे एक बात आया है, जागीर जो पुणे में था। तो जागीर क्या है? तो जागीर उस भूभाग को कहा जाता है जिसे राजा या शासक द्वारा किसी व्यक्ति, प्रायः किसी सामंत या सैनिक को उसकी सेवा के पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। जागीर प्राप्त व्यक्ति उस भूमि से कर संग्रह का अधिकार था और इस धनराशि का उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता हेतु कर सकता था। तो उसको जागीर कहते थे। मतलब किसी को मिलता था उसके सेवा के बदले में, या तो किसी सामंत या सैनिक को मिलता था उसके सेवा के स्वरूप में, और उससे वह कर संग्रह कर सकता था और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था, और आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता भी कर सकता था। 16 वर्ष की आयु में ही शिवाजी ने सैन्य अभियान आरंभ किया। पहले उपेक्षित और निर्जन, ध्यान दीजिए कि उपेक्षित और निर्जन, जिस पे किसी का ध्यान न हो, उपेक्षित और निर्जन दुर्गों पर कब्जा करके उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया और पुणे पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और पुणे पे क्या किया? जो नियंत्रण खो चुका था थोड़ा बहुत, जो निरंतर पारस्परिक संघर्षों के कारण, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। एक स्वतंत्र राज्य या स्वराज, मतलब कि जो यहाँ पे जो स्वराज का अर्थ है वो बाद में स्वराज का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे स्वराज का मतलब था स्वतंत्र राज्य की उनकी कल्पना आगामी वर्षों में विकसित हुई, जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों तक विस्तृत थी। इसी का अन्वेषण हम इस अध्याय में करेंगे। तो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना का क्या है? एक विकसित पक्ष है। शिवाजी का राज्य शीघ्र ही भारत के पश्चिमी तट तक विस्तृत हो गया। तटीय क्षेत्रों के संसाधनों पर अधिकार तथा उन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नौसेना स्थापित करना अनिवार्य लगा। उस समय यह वास्तव में एक नितांत क्रांतिकारी कदम था। आज भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन जहां लोग नौसेना पे उस समय ध्यान नहीं दे रहे थे, उस समय शिवाजी ये कदम उठा रहे थे। तुलना करें तो बीजापुर सल्तनत आदिल शाही वंश के पास व्यापारी जहाज तो थे, परंतु तटरक्षा के लिए कोई पूर्णकालिक स्थायी नौसेना नहीं था। मतलब आदिल शाह जो थे, उनका वंश के पास व्यापारी जहाज था, जो बीजापुर के सल्तनत के क्या थे? सुल्तान थे। उनके पास व्यापारी जहाज था, लेकिन कोई पूर्णकालिक स्थायी नौसेना नहीं था। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य में भी नौसेना का उपयोग अत्यंत सीमित था, लेकिन बहुत कम उपयोग होता था। महाराष्ट्र गोवा सीमा के पास स्थित सिंधुदुर्ग किला मराठों द्वारा निर्मित कई नौसैनिक किलों में से एक है। तो यह एक नौसैनिक किला था, सिंधुदुर्ग किला, जो महाराष्ट्र गोवा सीमा के पास स्थित है।
यह किला क्या है? नौसैनिक किला था। ठीक है, जिसकी वीर गाथाएं इस प्रकार मराठा नौसेना का उदय हुआ, जिसकी वीर गाथाएं कालांतर में इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय बन गई। अपनी प्रजा को शक्तिशाली शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। इस युद्ध पद्धति में छोटे छोटे दल किसी भूभाग के गहन ज्ञान, मतलब उस भूभाग का एक गहन ज्ञान होना चाहिए, के आधार पर तीव्र गति से आकस्मिक आक्रमण कर शत्रुओं की विशाल सेना को परास्त कर देते हैं। शीघ्र ही उनकी सफलताओं से बीजापुर का सुल्तान विचलित हो उठा। उसने अपने अनुभवी सेनापति अफजल खां को शिवाजी का सामना करने भेजा। शिवाजी और उनके सलाहकारों ने अफजल खां को घने जंगलों के बीच प्रतापगढ़ किले की तलहटी में व्यक्तिगत भेंट के लिए सहमत कर लिया। वहां शिवाजी ने अफजल खां का वध कर दिया। मतलब कि उस भूभाग का गहन ज्ञान के कारण क्या हुआ, अफजल खां की हत्या हो गई और पहाड़ों में छिपे मराठों ने गुरिल्ला आक्रमणों से अफजल खां की सेना को परास्त कर दिया। यदि आप भूतकाल में यात्रा करके शिवाजी से मिल सकें तो आप उनसे कौन से 3 प्रश्न पूछेंगे और क्यों पूछेंगे? तो आप अपने अपने प्रश्न मन में सोचिए और सोचिए कि अगर शिवाजी से आपकी मुलाकात हो गई तो आप उनसे क्या पूछेंगे। काफ़ी विकसित सोच था उनका, नौसेना के बारे में सोचना उस समय, जो आज के लिए भले ही संभव लगता हो और स्वाभाविक लगता हो, लेकिन उस समय क्या था, अस्वाभाविक प्रकृति का यह सोच था। बाघ नख एक छोटा अस्त्र है जो बाघ के पंजे के समान आकार का होता है, जिसका उपयोग शिवाजी ने निकट युद्ध में अफजल खां को मारने के लिए किया था। ये क्या है? बाघ नख है। इसे क्या कहते हैं? बाघ का पंजा। गुरिल्ला युद्ध के बारे में अधिक जानने का प्रयास करें। दुनिया के अन्य किन देशों में यह पद्धति अपनाई गई, उन्होंने इसके लिए किन भौगोलिक लाभों का उपयोग किया और अपने निष्कर्षों पर समूहों में चर्चा करें। तो अन्य देश में एक नाम बहुत उभर कर आता है, वियतनाम। इसने भी क्या हुआ, गुरिल्ला युद्ध को अपनाया। इसके पश्चात मुगल सरदार शाइस्ता खां ने एक विशाल सेना के साथ 3 वर्षों तक शिवाजी के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अंततः केवल कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी ने रात्रि में शाइस्ता खां के शिविर पर हमला किया और शाइस्ता खां इस हमले से बाल बाल बच गया, किंतु अपनी कुछ अंगुलियां गंवा बैठा। वह तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। यह साहसिक आक्रमण आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। मतलब कुछ सैनिकों के द्वारा आप एकाएक अगर किसी के शिविर पे हमला कर देंगे तो यह क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक के समान है, जो हाल ही में उरी में भारत सरकार ने भी किया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक अन्य लोगों या बुनियादी ढांचों को कोई या न्यूनतम क्षति पहुंचाए बिना की गई सैन्य कार्रवाई, जिसका उद्देश्य केवल एक विशिष्ट लक्ष्य को क्षति पहुंचाना होता है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या कहता है कि मतलब उसमें किसी बुनियादी ढांचों को क्षति नहीं पहुंचाया जाता, इसमें न्यूनतम क्षति होती है और जो एक उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, उस लक्ष्य को पाया जाता है बिना क्षति पहुंचाए। 3 वर्षों तक चले आक्रमणों के प्रतिशोध में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक समृद्ध बंदरगाह सूरत, जो गुजरात में था, पर आक्रमण किया। वहां से उन्हें लगभग 1 करोड़, उस समय की बात है 1670-50 के बाद, मूल्य का विशाल खजाना प्राप्त हुआ, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। आज के डेट में अगर कहें तो उसको 100 करोड़ से भी ऊपर मानिए, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर आक्रमण न करने का ध्यान रखा और यहाँ तक कि एक दानवीर व्यक्ति मोहनदास पारेख के घर को सुरक्षित रखा। उन्होंने कुछ वर्षों के बाद सूरत पर पुनः आक्रमण किया।
ये घटनाएं इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उस समय के एक अंग्रेजी समाचार पत्र लंदन गजट क्या था? लंदन गजट था अंग्रेजी एक समाचार पत्र। इसमें बताया गया कि कैसे शिवाजी ने सूरत में सभी यूरोपीय राजनयिक प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर तुरंत धन की भेंट की मांग की थी, अथवा वापस आकर अगर नहीं धन भेंट करेंगे तो क्या करेंगे, वापस आकर उस शहर को नष्ट कर देने की चेतावनी दी। सूरत पे आक्रमण मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का घोर अपमान था। जो सूरत पे आक्रमण हुआ उससे मुगल साम्राज्य को काफ़ी ठेस पहुंचा। इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए एक प्रतिष्ठित राजपूत सेनापति जय सिंह को भेजा। उसके विरुद्ध शिवाजी को पुरंदर दुर्ग पुणे के समीप में हार मानकर संधि करनी पड़ी, जिससे क्या हुआ, जय सिंह ने बहुत दिन तक दुर्ग के पास पड़ा रहा और लास्ट में आके पुरंदर दुर्ग के पास, जो पुणे के पास है, उसमें क्या हुआ, संधि करना पड़ा। उन्हें अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग छोड़ना पड़ा। उनके पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में प्रवेश करना पड़ा। जय सिंह के प्रयासों से शिवाजी आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत हुए, जहां उन्हें औरंगजेब और उस मुगल वजीर के सामने खड़ा किया गया जिसे शिवाजी पहले पराजित कर चुके थे। इस अपमान से क्रोधित होकर शिवाजी उसके दरबार से बाहर निकल आए। इस घटना के बाद औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने एक रणनीति बनाई। उन्हें संत महात्माओं और मुगल सरदारों को उपहार भेजना आरंभ कर दिया। संत महात्मा भी और मुगल, इन दोनों को क्या किया, उपहार भेजना आरंभ कर दिया। उपहार में प्रायः फल और मिष्ठान होते थे, जो बड़ी बड़ी टोकरियों में भरे होते थे। पहरेदारों ने आरंभ में तो उन उपहारों की जांच की, किंतु शीघ्र ही ऐसा करना बंद कर दिया। शिवाजी को मुगल पहरेदारों से यही अपेक्षा थी। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी सहित स्वयं को टोकरियों में छिपाकर सफलतापूर्वक अपने आप को मुक्त किया। यह क्या था, एक सोची समझी साजिश के तहत बिना कोई युद्ध किए शिवाजी वहां से और अपने पुत्र के साथ मुक्त हो गए। इसके उपरांत औरंगजेब फिर कभी शिवाजी को पकड़ पाने में सफल न हो सका। कुछ वर्षों के पश्चात 1674 में रायगढ़ के सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग, जो शुरू में ही चित्र दिया गया है, शिवाजी का राज्याभिषेक पूर्ण वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। राज्याभिषेक के उपरांत उनकी औपचारिक उपाधि श्री राजा शिव छत्रपति स्थापित हुई। तो उनको कौन सा उपाधि मिला, श्री राजा शिव छत्रपति स्थापित हुई। कुछ पूर्ववर्ती शासकों की भांति उन्होंने अपने नवीन संवत प्रणाली राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। जैसे विक्रम संवत होता है, उसी तरह से राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी ने दक्षिण दिशा की विजय यात्रा आरंभ की, जिसे दक्षिण दिग्विजय भी कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के पास कुछ महत्वपूर्ण भागों एवं अल्प संरक्षित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। जहाँ पे संरक्षण कम था, उन क्षेत्रों से विजय प्राप्त की। चित्र 3.9 के मानचित्र को देखेंगे आगे। इस दक्षिणी विस्तार ने आगे चलकर मराठों को मुगल आक्रमण के विरुद्ध रणनीतिक रूप से उल्लेखनीय सामरिक सुदृढ़ता प्रदान की। जब भी मुगल का आक्रमण होता था तो ये दक्षिण में शिफ्ट कर सकते थे। दक्षिण में रहते हुए शिवाजी ने डच व्यापारियों के दास व्यापार को निषेध कर दिया। तो ये अब्राहम लिंकन की तरह ये भी दास व्यापार को क्या था, सही नहीं मानते थे। उस समय अधिकांश यूरोपीय व्यापारी भारतीयों को दास बनाकर बेच रहे थे। यूरोपीय व्यापारी, इस अमानवीय प्रथा का भारतीय शक्तियों की ओर से कोई विरोध नहीं था, किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, किंतु शिवाजी के हस्तक्षेप ने इस प्रथा को चुनौती दी और दास व्यापार के विरुद्ध उनका यह पक्ष अपनी प्रजा के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता एवं संरक्षण भाव का स्पष्ट परिणाम।
1980 के लगभग शिवाजी का राज्य एकोजी की भूमिका इसी अध्याय में आगे बताई गई। तो देखिए, अगर देखेंगे आप सही से तो यहाँ पे पुणे है, यहाँ पे पुणे है, और यहाँ पे उनका जिंजी हो गया यहाँ पे, फिर कोप्पल, बेंगुर्ला, फिर मालवन, फिर गोवा, फिर सिंधुदुर्ग। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, मस्कट और मोचा की ओर, इधर मलक्का की ओर, और ये रायगढ़, यह है रायगढ़। तो शिवाजी महाराज के अधीन क्षेत्र और एकोजी के अधीन क्षेत्र। तो एकोजी के अधीन क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है तंजावुर के पास। विदेशी शक्ति को दिखाया गया पीला से थोड़ा थोड़ा, ये सब पार्ट विदेशी शक्ति को दिखाया गया। कुछ जो चक्र की तरह, स्टार की तरह है, उसे पहाड़ी दुर्ग है, और जो ब्लू कलर का है वो तटीय दुर्ग है। ये क्या है, पहाड़ी दुर्ग है, और ये क्या है, तटीय दुर्ग है। भूमि दुर्ग है जो ग्रीन कलर का है जैसे बेलोर, और नगर है जो जैसे तंजावुर, कोल्हापुर, पुणे, ये सब, और त्रिभुजाकार बैगनी कलर से दिखाया गया बंदरगाह और पतन को। ठीक है, जैसे दाभोल, जैसे मालवन, बेंगुर्ला, और नदी को दिखाया गया है। कोप्पल क्या है, एक पहाड़ी दुर्ग है। तो इस तरह से आप इसमें और भी एक नोट्स बना सकते हैं कि पहाड़ी दुर्ग कौन कौन था, तटीय दुर्ग कौन कौन था, भूमि दुर्ग कौन कौन था, नगर कौन कौन था, बंदरगाह कौन कौन था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ी दुर्ग 4 गो है। कितना है, 4 गो पहाड़ी दुर्ग है। तटीय दुर्ग 2 गो है, भूमि दुर्ग 1 है। यहाँ पे जो वर्णन किया गया शिवाजी के अधीन 5 गो बंदरगाह था, और 3 नगर में इनका वर्चस्व था। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ी दुर्ग जो रायगढ़, जहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ, फिर प्रतापगढ़, कोपल और जिंजी। जिंजी कहाँ पे है, इधर तमिलनाडु के तरफ है। वहीं पे रायगढ़, प्रतापगढ़ और आपका कोप्पल जो है, कोप्पल थोड़ा सा महाराष्ट्र के नीचे है, और रायगढ़ और प्रतापगढ़ पूरा महाराष्ट्र के क्षेत्र पे है, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास। तटीय दुर्ग 2 गो थे, एक विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र का पार्ट है। भूमि दुर्ग बेलोर था जो तमिलनाडु का पार्ट था, और बंदरगाह और पतन आप देख सकते हैं दाभोल था, जहाँ से मस्कट और मोचा जाया जा सकता था। राजापुर था, मालवन था, फिर वेंगुर्ला था, और पोर्टो नोवा था, जहाँ से मलक्का की ओर जा सकते थे। 3 गो नगर पुणे, कोल्हापुर और तंजावुर का चर्चा किया गया। तो आपको ये जब देखिएगा तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या था। अब आगे चलते हैं। 50 वर्ष की आयु में एक भीषण ज्वर के कारण शिवाजी का देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। वे एक अद्वितीय रणनीतिकार तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके जीवन काल में ही उनके पराक्रम की गाथाएं संपूर्ण भारतवर्ष में एक एवं विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई थी। यूरोपीय लोग उनकी तुलना सिकंदर जैसा महान सेनापतियों से करते थे। बुंदेला राजकुमार छत्रसाल मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के संघर्ष से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज विभक्त है, नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सुप्रसिद्ध कवि भूषण विशेष रूप से शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए थे, और तदंतर उनके गुणगान में उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की, जिनमें से अनेक आज भी जनमानस में प्रसिद्ध है। तो बुंदेल राजकुमार जो छत्रसाल थे, इनसे प्रभावित होकर एक स्वतंत्र राज्य बुंदेलखंड की स्थापना करते हैं, और इनको यूरोपीय लोग जो हैं वो क्या मानते हैं, सिकंदर के जैसा महान मानते हैं, तुलना सिकंदर से करते हैं। शिवाजी के जीवन की किसी एक घटना का चयन कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर नाटक के रूप में उनका मंचन कीजिए। ये एनसीईआरटी में आपको बार बार बहुत सारी चीज़ें खुद से करने के लिए देता है।
अब शिवाजी के पश्चात मराठा। शिवाजी के दो पुत्र थे, एक संभाजी और दूसरा राजाराम। शिवाजी के निधन के उपरांत संभाजी छत्रपति बने। उस समय दक्कन पर मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में मराठा ही एकमात्र बाधक थे। दक्कन पर मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में बाधक कौन थे? तो मराठे थे। औरंगजेब ने दक्कन पर हमला कर बीजापुर औरंगजेब ने हमला किया दक्कन पर, और बीजापुर जो आदिल शाही के अंतर्गत था वंश के, और गोलकुंडा जो कुतुब शाही के था, सल्तनतों को जीत लिया। फिर उसने संभाजी को बंदी बनाकर उन्हें क्रूर और असहाय यातनाएं देकर मार डाला। उसके बाद इसी पे फिल्म बना है छावा। संभाजी पे ही फिल्म बना है छावा। इसके बाद उसने मराठाओं की राजधानी कहाँ था? रायगढ़, जहाँ पे रायगढ़ के दुर्ग पे किनका हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। संभाजी के पश्चात राजाराम छत्रपति बने और शीघ्र ही तमिलनाडु स्थित जिंजी की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मुगल मराठा संघर्ष का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। मराठों ने अपने दुर्गों की दृढ़ता से रक्षा की और अनेक युद्धों और संघर्षों में प्रायः मुगलों पर भारी पड़े। फलस्वरूप औरंगजेब दक्कन से निकलने में असमर्थ रहा और मराठों को परास्त किए बिना ही मर गया। मतलब मराठों को हराने के चक्कर में औरंगजेब पूरा दक्कन में क्या रहा? बिजी रहा, और वहीं मराठों को बिना हराए ही मृत्यु हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मराठे एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में उभरे। जहाँ पे संभाजी का मृत्यु हो गया था, औरंगजेब ने कर दिया था, उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु ने मराठों को एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में उभरने में सहायता किया। अब वे रक्षात्मक स्थिति में न रहकर आक्रामक हुए। छत्रपति राजाराम की रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर भारी आक्रमण किया और भारतवर्ष के बड़े भाग पर विजय प्राप्त कर अपना अधिकार स्थापित किया। तीव्रता से हुए इस विस्तार के मध्य मराठों में भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए। शिवाजी के काल का केंद्रीकृत राज, शिवाजी के समय क्या था? केंद्रीकृत राज था, धीरे धीरे अधिक विकेंद्रीकृत रूप लेने लगा। यद्यपि नाम मात्र रूप से छत्रपति ही केंद्र में बने रहे, परंतु प्रादेशिक सरदार अधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे पेशवा प्रधानमंत्री के लिए एक फारसी शब्द का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि स्वयं छत्रपति पर भी यह हावी रहने लगा। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा ने मराठों के अखिल भारतीय विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ये भूमिका शुरू में निभा रहे थे, बाद में क्या हुए? छत्रपति पे भी ये भारी हो गए। मराठों ने भारत के विशाल भूभाग को अपने अधीन कर लिया, समानतः उस पर सुशासन किया। ऐसा नहीं था कि इनका शासन क्रूर शासन था, एक शासन अच्छा शासन था। तथापि क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा कभी कभी अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार भी हुए। मतलब कि जो क्षेत्रीय सरदार को उनको ऑटोनोमी दे दिया, मतलब स्वायत्तता दे दिया, जिससे अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार भी हुआ। शिवाजी के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत थे, जो उनके शिवाजी के मूल्यों से क्या थे? विपरीत थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मराठों के 10 वर्षीय अभियान जनता के लिए अत्यधिक क्रूर और विनाशकारी सिद्ध हुए। मराठों ने बंगाल पर जो 10 वर्ष तक अभियान चलाए वे क्रूर और विनाशकारी थे। उत्तर की ओर अपने विस्तार के चलते, उत्तर की ओर पहले दक्षिण में गए, फिर उत्तर की तरफ अपने विस्तार के चलते मराठों ने कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर जो पाकिस्तान पर भी अधिकार स्थापित कर लिए। उन्होंने अफगानों से युद्ध किए और 1671 में पानीपत में महाविनाशकारी पराजय के उपरांत भी पेशवा माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठे शीघ्र ही सशक्त हो उठे। शुरू में तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तो इनको पराजय हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर से ये उठ खड़े हुए और महादजी शिंदे, जिनको महादजी सिंधिया भी बोला जाता है,
के नेतृत्व में 1671 में दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित किया। दिल्ली अग्रिम 3 दशकों तक 30 सालों तक मराठों के नियंत्रण में रही। तदंतर अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। ये देखिए, छत्रपति साहू महाराज संभाजी के जो पुत्र थे दाहिने ओर बाज लिए हुए बैठे हैं और नाना साहब जो पेशवा थे के साथ परामर्श कर रहे हैं। यहाँ पे संभाजी के पुत्र साहू बैठे हैं और ये पेशवा बैठे हुए हैं और उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। यह एक पेंटिंग है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब 1700 मतलब 90 के आसपास 80 के आसपास भारत में अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी मराठे ही थे। अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? मराठे थे। 1775 से 1818 के मध्य 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। मराठों में बढ़ते आंतरिक कलह और विघटन एवं अंग्रेजों की उत्तम संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण मराठा शक्ति का समापन हुआ। जहाँ पे आंतरिक कलह था मराठों में, वहीं अंग्रेजों में क्या था? अच्छा पकड़ था, संगठनात्मक क्षमता था और तकनीकी श्रेष्ठता था। वो नौसेना पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जो शिवाजी ध्यान दिए थे, यहाँ तक आते आते वो सब कम गया। अंग्रेजों ने भारत को मुगलों एवं किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक प्राप्त किया। जहाँ अंग्रेजों ने मुगल को हरा के उतना क्षेत्र नहीं प्राप्त किया जितना किसको हरा के प्राप्त किया? मराठों से अधिक प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी नाना फडणवीस को पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इस प्रयास में मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निजाम जैसे पुराने विरोधियों को भी एकजुट किया था। देखिए, एक चित्र दिखा रहा, उसी पे एक चित्र दिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी का भित्ति चित्र। ये क्या है? एक मिनिएचर आर्ट है जिसमें दिखाया गया है कि मतलब नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के समक्ष अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश अधिकारी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मराठा का प्रशासन कैसा था? तो इस तरह से मराठा का उदय हुआ और इस तरह से अंत हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। मराठा का प्रशासन, नागरिक प्रशासन कैसा था उनका? शिवाजी ने अपने राज्य के लिए अपेक्षाकृत केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। जहाँ आप पढ़े होंगे कि गुप्त साम्राज्य का जो शासन था वे केंद्रीकृत नहीं था, आधा केंद्रीकृत था। बीच में कुछ ही लोग थे जो केंद्र में रहते थे, बाकी सबको कुछ न कुछ ऑटोनॉमी दिया गया था। लेकिन शिवाजी का जो शासन था वो केंद्रीकृत शासन था। उन्होंने वंशानुगत पद जो समानता सुल्तानों या मुगलों के अधीन प्रचलित थे और भूमि आवंटन समाप्त कर दिया। तो वो वंशानुगत पद को नहीं मानते थे, ठीक है, और भूमि आवंटन को भी समाप्त कर दिया था और राज्य कोष से प्रत्येक राजकीय अधिकारी को वेतन दिया और वेतन के लिए राजकोष से वेतन देते थे। कई अधिकारियों का समय समय पे स्थानांतरण भी किया जाता था और उनका ट्रांसफ़र भी किया जाता था, जिससे सुनिश्चित हो सके कि उनके पास राजा पर अपनी शर्तें थोपने की पर्याप्त शक्ति ना हो, मतलब कि कोई ज़्यादा डेवलप ना कर पाए, इसका ध्यान रखा गया था। शिवाजी ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को भी पेंशन दी। यह एक बहुत ही आधुनिक सोच था कि शहीद हुए सैनिकों को, विधवाओं को पेंशन देना। यहाँ तक कि उनके पुत्र को सैन्य पद भी दिए। इस प्रकार उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया। शिवाजी ने अपने नाम से सोने और तांबे के सिक्के ढाले जो उनकी संप्रभुता दर्शाते थे। देवनागरी लिपि का प्रयोग भी उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था। ये देखिए, श्री गजपति शिव छत्रपति ऐसे करके छापते थे वो।
शिवाजी ने अपने अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए थे कि वे अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार न करें और न ही उनसे बलपूर्वक घास का एक तिनका भी छीने। अपने अधिकारियों को लिखे एक पत्र में शिवाजी कहते हैं, जिस तरह से अशोक भी बोलता था, अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने से मना करता था, उसी तरह से शिवाजी भी एक लिखते हैं। नौसेना के लिए सागौन जैसे बड़े वृक्षों की लकड़ियां आवश्यक। आवश्यकता हो तो जंगल से पेड़ काटने की अनुमति ले लें। ऐसा नहीं है कि जंगल से पेड़ काट मतलब अपना मर्जी हो काट लें। आम और कटहल जैसे अन्य वृक्ष भी उपयोगी, किंतु उन्हें मत छूओ, क्योंकि ऐसे पेड़ों को बढ़ने में कई वर्ष लगते हैं और लोग उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। यदि तुम उन्हें काट दोगे तो क्या उनका दुख कभी समाप्त होगा? अगर तुम दूसरों पर अत्याचार करके कुछ प्राप्त करते हो तो वह अत्याचारी के साथ साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो मतलब उनका भी मानना था कि अत्याचार से अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसमें फलीहत नहीं होता। ऐसे वृक्षों के अभाव में हानि भी होती है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग मत कर। मतलब उनका कहना था कि नौसेना के नाव बनाने के लिए आप सागौन का वृक्ष की लकड़ियाँ ले, लेकिन वह भी पूछ कर ले। लेकिन आम और कटहल जैसे पेड़ जो बहुत सालों में होते हैं उनको ना काटे, किसी पे अत्याचार ना करें, किसी पे बल का प्रयोग ना करें। शिवाजी के पत्र के आधार पर आप एक शासक के रूप में उनके मूल्यों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो प्राकृतिक प्रेमी लोग थे और उनका भी मूल्य था कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, गलत परिस्थिति में बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए अष्टप्रधान मंडल या 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। देखिए, संप्रभु छत्रपति थे और उनका प्रधान कौन था? प्रधानमंत्री पेशवा, जैसे नाना फडणवीस। फिर सचिव भू राजस्व मंत्री, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, पंडितराव धार्मिक विषयों के प्रमुख, सेनापति प्रधान सेनापति, सुमंत सुमंत क्या थे? विदेशी मंत्री थे। मंत्री क्या थे? सिर्फ खुफिया मंत्री थे। और अमात्य किन को कहा जाता था? वित्त मंत्री को। जिस तरह से अमात्य राजकुमार वगैरह लोग बनते थे, उसी तरह से ये भी क्या थे, मतलब कि इनके जो पिताजी थे वो भी क्या थे? अमात्य और सैनिक थे। तो इस तरह से प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है, अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता है, सचिव भू राजस्व मंत्री था, वहीं पे सुमंत विदेश मंत्री था। तो ये सब बार बार पढ़िए और याद करिए। जैसे न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, पंडित राव धार्मिक विषय, तो पंडित लोग धार्मिक से जुड़े हैं तो ये याद हो जाएगा। प्रधान से प्रधानमंत्री, ये भी याद हो जाएगा। लेकिन मंत्री को खुफिया मंत्री कहते थे, सुमंत को विदेश मंत्री कहते थे, अमात्य को वित्त मंत्री कहते थे, सचिव को भू राजस्व मंत्री कहते थे। ये सब आपको बार बार पढ़ के ही याद होगा। मराठे प्राय उन प्रांतों से चौथ मतलब 1/4 मतलब 25% और सरदेशमुखी मतलब चौथ के अतिरिक्त 10%। सरदेशमुखी कितना था? 1/10 नामक कर वसूलते थे। ये 2 तरह के कर वसूलते थे। जो प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन नहीं थे, इनमें दक्कन, जो उनके अधीन नहीं होते थे उनसे चौथ और सरदेशमुखी दोनों वसूला जाता था। मतलब 1/4 तो देना ही है, 10% अतिरिक्त देना है। इनमें दक्कन और उत्तर भारत के प्रदेश भी सम्मिलित थे। बदले में मराठे उन प्रांतों की रक्षा करते थे और उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मुगलों ने भी विभिन्न संधियों के माध्यम से इस व्यवस्था को स्वीकृति दी और समय के साथ इनमें से कुछ प्रांत मराठा साम्राज्य का भाग बन गए। पहले उनमें कुछ प्रांतों में चौथ और कुछ प्रांतों में सरदेशमुखी। चौथ इम्पॉर्टेंट वर्ड है और सरदेशमुखी भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, चौथ और सरदेशमुखी। 18वीं शताब्दी में
मराठों ने प्रायः मुगल मुद्रा शैली को उसकी लोकप्रियता के कारण अपनाया, किंतु साथ ही उसमें अपने सांस्कृतिक प्रतीक भी जोड़े। उदाहरण के लिए यह दुर्लभ मराठा सिक्का, जिसे गणपति पंत प्रधान रुपया कहा जाता है, गणपति पंत प्रधान कहा जाता था छत्रपति लोगों को। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पटवर्धनों पेशवा के अधीन सेना नायक द्वारा ढाला गया था। किसके द्वारा ढाला गया था? तो पटवर्धनों के द्वारा ढाला गया था, जिसमें लिखा गया था गणपति पंत प्रधान रुपया। तो ये देखिए गणपति लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पंत प्रधान लिखा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें फारसी में भी कुछ लिखा हुआ है और इसमें हमारे देवनागरी लिपि में भी लिखा हुआ है। इस सिक्के पे देवनागरी और फारसी दो लिपियों में लेख होती हैं। एक ओर गणपति गणेश का वाहन है, जबकि दूसरी ओर पेशवा, जिसे मराठी में पंत प्रधान कहते हैं। छत्रपति नहीं, पेशवा को पंत प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशवा को पंत प्रधान कहते हैं। के प्रति निष्ठा की घोषणा की गई थी। और ये पेशवा, कौन से पेशवा ने इसे छापा था? तो पटवर्धनों ने। यह एक दुर्लभ सिक्का है। सैन्य प्रशासन इनका कैसा था? तो ये तो हो गया नागरिक प्रशासन। मराठा सशस्त्र सेना 3 अंगों में विभाजित थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना। जो छत्रपति शिवाजी का नौसेना क्या था? डेवलपमेंट था। घुड़सवार सेना भी 2 प्रकार के सैनिकों से बनी थी: बारगीर, जिनके घोड़े और उपकरणों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था, और सिलेदार, जिनके घोड़े और उपकरणों का भुगतान स्वयं सैनिक करते थे। तो एक सिलेगार थे और एक बारगीर थे। 18वीं शताब्दी में मराठों ने यूरोपीय शैली के अनुशासित सैनिकों और तोपखाने की श्रेष्ठता देखी। उन्होंने ऐसे सैनिक तैयार किए और भर्ती करने का प्रयास किया। विशेष रूप से महादजी शिंदे के पास एक विशाल यूरोपीय शैली की सेना थी। तलवार और भाले मराठों के पसंदीदा हथियार थे, यद्यपि वे बड़ी संख्या में बंदूकों का भी उपयोग करते थे। शिवाजी के पास समय से ही सैन्य अभियानों में रॉकेटों का उपयोग किया जाता था। तो रॉकेट का भी उपयोग किया जाता था, ये भी शिवाजी के समय था। और 1770 तक धातु नलिकाओं वाले रॉकेटों का भी उपयोग होने लगा था। कब से? 1770 से। तो आप देख सकते हैं कि घुड़सवार को क्या कहा जाता था, यहाँ पे लिख देते हैं हम। घुड़सवार भी 2 तरह के थे: एक बारगीर, जिन्हें राज्य से मिलता था, और एक सिलेदार, जो अपना सारा घोड़ा और उपकरण पे खर्च अपना खुद करता था। जैसा कि हमने पहले देखा, आरंभ में मराठा शक्ति के मुख्य आधार दुर्ग थे। बहुत सारे दुर्ग देखें, रायगढ़ का, प्रतापगढ़ का। शिवाजी ने बड़ी संख्या में दुर्गों पर नियंत्रण किया और उनका निर्माण भी कराया, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण और छापामार युद्ध के दौरान सेना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक थे। शिवाजी के वित्त मंत्री जो आमत्य होते थे, रामचंद्र पंत आमत्य, इन्हीं का पहला, सबसे ऊपर में इन्हीं का नाम दिया गया है। और यही बोलते थे कि डच, यूरोपीय जितने भी हैं, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, इनको सुदृढ़ भवन बनाने का ऑर्डर नहीं दिया जाए। अपनी कृति आज्ञा पत्र राजकीय आदेश में बताया है, दुर्ग राज्य का आधार है। उनके अभाव में बाह्य आक्रमण के समक्ष राज्य नष्ट हो जाता, इसलिए सभी पूर्व राजाओं ने दुर्गों का निर्माण करके देश को सुरक्षित किया। यह राज्य मराठा साम्राज्य स्वर्गीय महान गुरु शिवाजी द्वारा केवल दुर्गों से ही बनाया गया था। औरंगजेब जैसे दुर्जय शत्रु ने इस पर आक्रमण करके बीजापुर और भागनगर जैसे महान साम्राज्यों को जीता, किंतु दुर्गों के कारण ही मराठा जो राज्य है प्रचंड आघातों के बाद भी सुरक्षित रह सका। तो इनका कहना था, रामचंद्र पंत जी का, कि दुर्ग ही हमें बचा के रखा, नहीं तो हम भी बीजापुर और भागनगर जैसे क्या होते,
जीत लिए जाते औरंगजेब के द्वारा, लेकिन हमारे दुर्ग ने हमें बचा के रखा। मराठों द्वारा प्रयोग किए गए कुछ शस्त्र, इतने सारे शस्त्र मराठे लोग प्रयोग करते थे। आप देखिए, इसमें बंदूक भी है, इसमें रॉकेट भी है, इस तरह से बहुत सारे छुरा, भाली, गणासे, ये सब भी है। तीर धनुष भी है, जो गणपति मतलब हाथियों को अंकुश लगाने के लिए अंकुश टाइप का भी है। तो बहुत सारे हथियार है, लेकिन इनका मुख्य हथियार क्या था? तलवार और ढाल। अब समुद्री वर्चस्व देखेंगे। जैसा कि हमने देखा, शिवाजी ने पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए एक नौसेना का गठन किया। 18वीं शताब्दी में कन्होजी आंग्रे ने कुशल भूगोल ज्ञान और युद्ध नीति के चतुर प्रयोग से मराठों को अनेक नौसैनिक युद्धों में विजय दिलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है कान्होजी आंग्रे। इसलिए मराठा पोत यूरोपीय पोतों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थे, जबकि मराठा जो पोत थे यूरोपीय पोत जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी नौसेना का गठन होने के कारण कान्होजी आंग्रे ने 18वीं शताब्दी में बहुत सारा विजय दिलाया। उस समय भारत में यूरोपीय लोगों की मुख्य शक्ति उनकी नौसेनाएं थी। यूरोपीय लोगों का मुख्य शक्ति क्या था? नौसेना था। इसीलिए वो हम लोग पे क्या किए? हम लोग ध्यान नहीं दिए उस पर, और बाद में हम उनके गुलाम हो गए। वे भारतीयों को मूल्य देकर अपने नौसैनिक व्यापार पत्र, पुर्तगाली में क्या कहते थे उसको? कार्टेज। क्या कहा जाता था? कारताज, उसको कार्टेज कहते थे। भारतीयों को मूल्य देकर अपने नौसैनिक व्यापार पत्र, पुर्तगाली में जिसको कार्टेज, खरीदने के लिए विवश करते थे। बिना पत्र वाले किसी भी जहाज को जब्त कर लिया जाता था। मराठों ने इस प्रथा को चुनौती दी। जो कार्टेज प्रथा था उसको क्या किया? चुनौती दी, और स्वयं यूरोपीय लोगों से पत्र मांगना आरंभ कर दिया। और जो जहाँ वो मांग रहे थे वहीं उल्टे उनसे मांग लेते थे। मतलब पुर्तगाली लोग क्या करते थे कि अपना एक कार्टेज देते थे और उनको मतलब कुछ कर लेके उनको सहायता करते थे। लेकिन ये प्रथा क्या था? मतलब कि इसके विरुद्ध खड़ा हो गए मराठे लोग और यूरोपीय लोगों से ही उल्टे मांगने लगे। यूरोपियों ने कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू कहकर अपनी हताशा व्यक्त की। क्या बोला उनको? समुद्री डाकू बोला। कौन बोला? तो पुर्तगाली लोग बोले। अंग्रेजों के जलपोतों पर हमला करते मराठा पोत। देखिए, ये मराठा पोत है छोटे छोटे, और ये क्या है? बड़े बड़े जहाज हैं जो अंग्रेजों के जहाज हैं, और उन पे क्या है? मराठा पोत आक्रमण कर रहा है। 1665 में शिवाजी के बड़े 4 पोत ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। वहां के शासक उन्हें पकड़ लिया, उन पर सवार लोगों को बंदी बना लिया। उसने शिवाजी की तटीय संपत्ति पर हमला करने के लिए कुछ पोत भी तैयार कर लिए, किंतु जब उसे पता चला कि शिवाजी के नौसेना में 100 से अधिक पोत हैं, तब वह अपने पोतों के साथ बंदरगाह में पीछे हट गया। जब उसे पता चला कि बहुत सारे पोत हैं शिवाजी के पास, तो वो पीछे हट गए। 4 पोत को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे और उसे वहाँ के शासक ने पकड़ लिया था। तो इस प्रकार से समुद्री व्यवस्था को दिखाया गया। न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था कैसा था? मराठों की न्याय व्यवस्था कुशल थी, जो मृत्युदंड का संयमित प्रयोग करने के लिए उल्लेखनीय थी। पंचायत, आज के सरकारी पंचायत निकाय से भिन्न स्थानीय अधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह था। आज का पंचायत नहीं है, ये उस समय का पंचायत है जिसमें स्थानीय अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। तो ये पंचायत क्या है? एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है उस समय का, जिसका आज के संदर्भ में अर्थ अलग है। एक समूह था जो न्याय वितरण का मुख्य अंग था, और ये क्या करता था? न्याय दिलाता था, जिसमें स्थानीय अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। असंतोषजनक निर्णय की स्थिति में मराठा सरदार के समक्ष अपील की जाती थी। अगर इस पंचायत से आपको असंतोष है, आपको सही नहीं लग रहा, तो आप फिर मराठा सरदार के समक्ष अपील कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुणे
इंदौर आदि प्रमुख नगरों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोतवाल या पुलिस भी तैनात की गई थी। तो कोतवाल और पुलिस भी तैनात किए गए थे। हो सकता है कि उनका अर्थ उस समय कुछ थोड़ा थोड़ा अलग हो, लेकिन थे उस समय के कोतवाल या पुलिस भी। उनको क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था, जैसे बाद में अंग्रेजों ने पुलिस नाम दे दिया। व्यापारिक तंत्र कैसा था? शिवाजी ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और स्वयं समुद्री विदेशी व्यापारों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके और उनके अधिकारियों के पास अपने पोत थे, तो अपने अपने उनके पोत थे, जिन्हें वे नियमित रूप से यमन के मोचा, ओमान के मस्कट और मलेशिया के मलक्का, जहां मलक्का जाने के लिए तमिलनाडु की तरफ से जाया जाता था, जहां मलेशिया का जो मलक्का था बंदरगाह, वहां जाने के लिए आपको तमिलनाडु के पोर्टो नोवा से जाया जा सकता था। वहीं यमन का मोचा और मस्कट जो था दाम्भोल से जाया जाता था। अब हम ऊपर के देखिए, ऊपर के जो मानचित्र है उसमें हम लिख भी चुके हैं और दिखा भी चुके हैं। देखिए यहाँ पे दाभोल से मस्कट और मोचा जाया जा सकता था, पोर्टो नोवा से मलक्का जाया जा सकता था। जैसे दूरस्थ बंदरगाहों पे भेजते थे। इनमें से कुछ पोतों का उपयोग से सोना, वस्त्र आदि माल के व्यापार के लिए होता था। सड़कों का भी निर्माण करते थे और रखरखाव भी उनका करते थे। 18वीं शताब्दी में ओडिशा जैसे स्थानों में नदी परिवहन के लिए नौकाओं का तंत्र स्थापित किया गया। नदियों और छोटी जलधाराओं पर पुल बनाए गए। तो इन्होंने पुल भी बनाया, सड़क भी बनाए, नौकाओं का तंत्र भी विकसित किया उड़ीसा में। तो इस तरह से इन्होंने व्यापारिक तंत्र का विकास किया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, तो इन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान में भी सहायता किया। मराठों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवाजी का स्वराज दृष्टिकोण उनकी मुहर में स्पष्ट प्रकट होता है। इसमें एक संस्कृत अभिलेख अंकित था, जो कि प्रचलित फारसी मुहरों से भिन्न था। शाह जी के पुत्र शिवाजी की यह मुहर अर्थात अधिकार विश्व द्वारा पूजित है, जो नवचंद्र की भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती है। क्या लिखा हुआ था? शिवाजी का मुहर है, जिसका अर्थ क्या था? संस्कृत में लिखा गया था, जिस पे लिखा हुआ था शाह जी के पुत्र शिवाजी की यह मुहर अर्थात अधिकार विश्व द्वारा पूजित है, जो नवचंद्र की भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती है। शिवाजी ने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राज्य व्यवहारिक कोश नामक एक ग्रंथ भी लिखवाए थे। राज्य व्यवहारिक कोश ग्रंथ भी लिखवाया। इसमें राजनयिक आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाले प्रचलित फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिए गए। परिणाम स्वरूप मराठा कूटनीति में विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हो गया। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, जो अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। उनके भगवा ध्वज को सभी मराठों ने अपनाया। उन्होंने अपवित्र किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया तथा संस्कृत एवं मराठी साहित्य, धार्मिक संस्थाओं और पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित किया। संभवतः उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पुनरुत्थान में सबसे अधिक योगदान दिया। उन्होंने लोग को यह दिखाया कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों को पराजित किया जा सकता है और मराठा अपने साम्राज्य का निर्माण, विस्तार और प्रशासन कर सकते हैं। शक्तिशाली मराठा महिलाएं, यहाँ पे कुछ शक्तिशाली 2 महिलाओं को दिखाया गया। मराठा महिला को ताराबाई, सबसे पहला नाम आता है ताराबाई का। एक निडर मराठा योद्धा रानी थी, जिन्होंने अपने पति राजाराम की मृत्यु के पश्चात 18वीं शताब्दी के आरंभ में शासन किया। यह अनुभव करते हुए कि दक्कन में औरंगजेब और मुगल सेना की उपस्थिति के कारण उत्तर भारत असुरक्षित था, उन्होंने विशाल मराठा सेनाओं का गठन किया
और उन्हें उत्तर में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस अर्थ में वह उत्तर में मराठा विस्तार की सूत्रधार थी। उनकी सैन्य रणनीति की समझ और दृढ़ता ने मुगल साम्राज्य को परास्त किया और एक कठिन समय में मराठा स्वतंत्रता की रक्षा की। ये एम.बी. धुरंधर द्वारा निर्मित एक चित्र है जिसमें ताराबाई को युद्ध करते हुए दिखाया गया। फिर आए अहिल्याबाई होलकर। होलकर राजवंश की उत्तराधिकारिणी जो उत्तर भारत में मराठा विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख कुलों में से एक था। 18वीं शताब्दी में इस राजवंश ने मध्य भारत में वर्तमान इंदौर के आसपास एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। अपने पति और पुत्र को खोने के उपरांत भी उन्होंने 30 वर्षों तक धैर्य एवं साहसपूर्वक शासन किया। उन्होंने प्रजा का ध्यान रखते हुए बुद्धिमानी से प्रशासन चलाया। अहिल्याबाई एक धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक समस्त भारत में सैकड़ों मंदिरों, घाटों, कुओं तथा मार्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, तथा गुजरात में सोमनाथ मंदिर का जिसे महमूद गजनी ने ध्वस्त कर दिया था। इन सभी को जीर्णोद्धार कराए। फिर से हुआ है, अभी हाल में भी हुआ है सोमनाथ मंदिर का। अहिल्याबाई होलकर को मध्य प्रदेश में महेश्वर बुनाई उद्योग को बढ़ावा देने और पारंपरिक हथकरघा शिल्प को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है जो आज भी फल फूल रहा है। तो महेश्वर बुनाई उद्योग मध्य प्रदेश में और पारंपरिक हथकरघा शिल्प ये सब विकसित किए थे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में का पुनर्निर्माण कराए, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को कराए। तो इस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर को जहाँ औरंगजेब ने नष्ट किया था, वहीं गुजरात में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने किया था। ये सब को जीर्णोद्धार कराएं, केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक। अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में एक डाक टिकट जो 200 पैसे का दिखाया गया है 1996 का। इसे अनदेखा ना करें। मोड़ी लिपि क्या है? यह मोड़ी लिपि है, देवनागरी का एक तिर्यक रूप। मराठों द्वारा पत्राचार के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य लिपि थी। मतलब किसी को समझ में ना आए उसके पत्राचार के लिए मोड़ी लिपि को विकसित किया गया था। मतलब लिपि को क्या करना था? मोड़ देना था, ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ देना था। छत्रपति साहू महाराज की मोड़ी लिपि में लिखी गई लिखावट का एक उदाहरण तो देख सकते हैं कि ऊपर छत्रपति साहू महाराज जो थे वो मोड़ी लिपि में लिखे। शिवाजी का आदर्श उनके अधिकारियों को निरंतर प्रेरणा देता रहा। उदाहरण के लिए नागपुर के भोसले स्थानीय संस्कृति और परंपरा के उत्साही समर्थक, स्थानीय संस्कृति और परंपरा के उत्साही समर्थक के रूप में उभरे। और पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा जो मुगल शासन में प्रायः बाधित रहती थी, मराठों के संरक्षण से पुनर्जीवित हुई। संभवतः सबसे प्रभावशाली योगदान कुछ विशिष्ट मराठा महिलाओं का था। आइए इनमें से दो के विषय में जानते हैं। तो दोनों के विषय में हमने देख लिया, एक थे ताराबाई और दूसरा अहिल्याबाई। अहिल्याबाई का मतलब कि जितने भी मंदिर है, घाट है, कुआं है, उस सब का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तंजावुर। आइए सांस्कृतिक योगदान के एक अन्य उदाहरण को देखने के लिए दक्षिण की ओर चले। शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी ने 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर तमिलनाडु, जो हमने इस मैप में भी देखा है कि तंजावुर को दिखाया गया था कि यह एकोजी के अधीन था। ये जो है तंजावुर, ठीक है, ये एकोजी के अधीन है। ये शिवाजी के सौतेले भाई थे एकोजी, जिन्होंने तंजावुर पर विजय प्राप्त की। इससे इस क्षेत्र में मराठा शासन
का आरंभ हुआ। तंजावुर के मराठों ने विशेष रूप से एक समृद्ध और नवीनता से परिपूर्ण समन्वयकारी संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। वे कला के महान संरक्षक थे तथा कई शासक स्वयं कवि और नाटककार थे। ये तंजावुर शैली की पारंपरिक चित्रकला है जिसमें स्वर्ण पत्र का कोमल प्रयोग है। इसे वैभवशाली दीप्तिमान रूप प्रदान करता है। यह शैली मराठों के संरक्षण में फली फूली। तो तंजावुर शैली किसके संरक्षण में फली फूली? तो मराठों के संरक्षण में फली फूली। इसमें भगवान के बहुत सारे भगवान को दिखाया गया, गणेश जी को दिखाया गया है, विष्णु और लक्ष्मी जी को दिखाया गया है। क्या आपने भरतनाट्यम नृत्य शैली के विषय में सुना है? क्या आप जानते हैं कि इस नृत्य शैली का मराठाओं से गहरा संबंध है? क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि यह संबंध क्या था? तो भरतनाट्यम और मराठाओं के बीच में यही संबंध है कि मराठा जो शासक थे एक शेर फौजी द्वितीय और तुलजा प्रथम इन दोनों के संरक्षण में भरतनाट्यम का काफ़ी विकास हुआ। तो यही संबंध है शेरोफजी द्वितीय और तुलजा प्रथम और भरतनाट्यम के बीच में। तंजावुर के सभी मराठा शासकों में सरफोजी द्वितीय का योगदान सबसे उल्लेखनीय है। वे कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने देवेंद्र कुरवजी नामक एक मराठी नाटक लिखा। क्या लिखा था? देवेंद्र कुरवंजी नामक एक मराठी नाटक लिखा जिसमें उन्होंने तत्कालीन विश्व भूगोल का विस्तार से वर्णन किया। सरफोजी ने अनेक प्रतिभाशाली संगीतकारों को संरक्षण दिया। उनके काल में ही आधुनिक कर्नाटक संगीत का विकास हुआ तथा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के प्रारंभिक चरण विकसित हुए। तो ये सरफोजी द्वितीय और तुलजाजी प्रथम ये दोनों के समय काफ़ी ज़्यादा भरतनाट्यम का विकास हुआ और इनका संरक्षण भी इनको मिला। बृहदेश्वर मंदिर की एक दीवार पर भोसले परिवार का इतिहास बताने वाला मराठी शिलालेख। तो अगर पूछा जाए कि किस मराठी शिलालेख का किस मंदिर में है तो कहाँ पे है? तो बृहदेश्वर मंदिर में है। यह मराठी शिलालेख है जिसमें भोसले परिवार का इतिहास बताया गया। सरफोजी की चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की जो एक चिकित्सा केंद्र था। यहाँ भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से यहाँ पे भारतीय मतलब कहने का तात्पर्य कि एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता था। उन्होंने एक मुद्रणालय भी आरंभ किया जो भारत में किसी स्थानीय शासक द्वारा स्थापित पहला ऐसा उदाहरण था। मतलब कि एक कोष बनाए मुद्रणालय जहाँ पे मुद्रा को रखा जा सके, वहाँ पे उन्होंने पहला ऐसा बनाया। उन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पे भोसले परिवार का इतिहास उत्कीर्ण कराया। मतलब सरफोजी द्वितीय मतलब किस कला और संस्कृति में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था, जो भारत के सबसे बड़े एकल शिलालेखों में से एक है। यह भारत के सबसे बड़े एकल शिलालेख है जिस पे इस प्रकार का वर्णन किया गया। शिलालेखों में से एक है और भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तंजावुर का सांस्कृतिक परिवेश बहुभाषी था जिसमें कई प्रभावों का मिश्रण था। यहाँ की स्थानीय तमिल संस्कृति, पूर्व शासकों की तेलुगु संस्कृति और वर्तमान शासकों की मराठी संस्कृति का परंपरा स्वतंत्र रूप से मेलजोल हुआ। तो तमिल, तेलुगु और मराठी का यहाँ पे क्या हुआ? सम्मिश्रण हुआ। मराठा विरासत। मराठा शासन ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और अंग्रेजों द्वारा उपमहाद्वीपीय अधिकार से पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया।
उन्होंने एक कुशल प्रशासन के साथ शासन करने की एक नई विधि विकसित की और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के स्थानीय हिंदू परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। एक तो कुशल प्रशासन भी की, बड़ा भारतीय साम्राज्य भी बनाया, धार्मिक भेदभाव भी दूर रहे और हिंदुओं परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। दमनकारी शासन और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध उनका साहसिक संघर्ष स्वराज के ज्वलंत आदर्श से प्रेरित था। कालांतर में इन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि वे स्वयं शासन कर सकते हैं और इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण किया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के भी बीजारोपण में मराठों का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ने से पहले क्या कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में 1630 में इनका जन्म हुआ था, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मुगल सत्ता के प्रति उनके दशकों के प्रतिरोध और उससे प्राप्त अनुभव ने 18वीं शताब्दी में उनके अखिल भारतीय विस्तार में सहायता की। भारत को अंग्रेजों ने मुगलों या किसी अन्य भारतीय शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक प्राप्त किया। दुर्ग मराठा राज्य का आधारशिला था। मराठों ने सैकड़ों दुर्गों का नियंत्रण किया, जिससे उस क्षेत्र पर उनका रणनीतिक नियंत्रण दृढ़ हुआ। उनकी दुर्जय नौसेना ने उस समय की नवीनतम तकनीक पर पहुंच न होने के बाद भी लंबे समय तक यूरोपीय नौसैनिक वर्चस्व का प्रतिकार किया। मराठों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के मध्य एक नए सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संचार किया और इस प्रकार सांस्कृतिक पुनरुत्थान और नवाचार में भी योगदान दिया। बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से यह इतिहास का क्लास 8 का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, जो मराठों के बारे में। पहला अध्याय दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बारे में, दूसरा अध्याय मराठों के बारे में, और हम जब आगे देखेंगे तीसरा अध्याय, इसमें अंग्रेज़ों के बारे में। मतलब मुगल, मराठा और अंग्रेज, ये 3 चैप्टर में 3 के बारे में जितना संभव हो सका है उतना ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। भारत में औपनिवेशिक काल, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।